हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, बिल लेट्स पुलिस टेक बायो सैंपल्स ऑफ अक्यूज्ड ऑपोजिशन सेज ड्रैकोनियन। गवर्नमेंट ने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो कि यहाँ पर पुलिस को ऑथोराइज करता है टू टेक मेजरमेंट्स टू टैग दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड, अरेस्टेड और डिटेन्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग इंप्रेशंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोज, आइरिस एंड रेटिना स्कैन्स। इसके अलावा इंक्लूडिंग सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स भी यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब इससे पहले जो एक्ट था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिसके अंडर सिर्फ फिंगर इंप्रेशंस और फुटप्रिंट इंप्रेशंस ही यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकते थे। तो बिल सीक्स टू वाइडन द स्कोप ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 अंडर विच मेजरमेंट्स ऑफ ओनली फिंगर इंप्रेशंस एंड फुटप्रिंट इंप्रेशंस आर अलाउड। इसके अलावा जो प्रिजनर्स एक्ट था उसमें ये था कि कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा 1 साल से ज़्यादा है, सिर्फ उसमें ही यहाँ पर फुटप्रिंट इंप्रेशंस या फिंगर इंप्रेशंस कलेक्ट किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें जो सज़ा है वो 1 साल से कम की ही होने वाली है, तो ऐसे में फुटप्रिंट इंप्रेशंस और फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस भी कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी जो बिल लेकर आया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, उसमें ये प्रोविज़न भी हटा दिया गया है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न ये है कि मैंडेटरी कंसेंट की ज़रूरत होगी अगर यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इट ऑल्सो ग्रांट्स एन एग्जेम्पशन इन द फॉर्म ऑफ मैंडेटरी कंसेंट फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स। लेकिन ये जो मैंडेटरी कंसेंट है ये 2 केसेस में ज़रूरत नहीं होगी, अगर यहाँ पर अक्यूज ने सेक्शुअल अब्यूज़ किया अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा यहाँ पर एक्यूज़ ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा यहाँ पर 7 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में मैंडेटरी कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो वेयर द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड फॉर सेक्शुअल अब्यूज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन और फॉर एन ऑफेंस कैरिंग अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स। इसके अलावा जो भी ये सब कलेक्ट किया जाएगा वो 75 साल तक रखा जाएगा। तो दीज मेजरमेंट शैल बी रिटेन फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। अब अपोजिशन का यही कहना है ये यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। एक तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वॉयलेट करता है और दूसरी बात ये आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम एक्सप्लेन पेज में पढ़ेंगे। अब हम सेकेंड न्यूज़ देखते हैं इंडिया श्रीलंका टाइज के बारे में। तो इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया जाएगा फॉर द श्रीलंकन एयरफोर्स। इसके अलावा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा इंडिया और श्रीलंका कोलैबोरेट करके। तो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि हम श्रीलंका को दे रहे हैं। आगे चलते हैं। India Lanka Pacts, another memorandum of understanding is for India to set up a hybrid solar and wind farm in the 3 islands of Jaffna। तो जाफना के आइलैंड में हम यहाँ पर सोलर और विंड फार्म बनाएंगे। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है, वैसे ही श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम जो है वो इंडिया की ग्रांट असिस्टेंस से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक ये हो गया पॉइंट। बिमस्टेक रीजनल ग्रुपिंग जो कि इस बार श्रीलंका इसको करेगा। तो जयशंकर इज ऑन अ विजिट टू कोलंबो फॉर द मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ द बिमस्टेक रीजनल ग्रुपिंग हुज अदर मेंबर्स आर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। और इस बार जो होस्ट करेगा वो करेगा श्रीलंका। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी हम यहाँ पर श्रीलंका के साथ करते हैं जिसमें और भी कंट्रीज़ हैं। द MRCC नेटवर्क, अब MRCC नेटवर्क में बहुत सारी सब यूनिट्स बनाई जाएंगी। तो हम सब यूनिट्स देख लेते हैं, उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, सब यूनिट्स की लोकेशन। तो बेल विल सेट अप एन MRCC नेटवर्क ऑफ 7 सब यूनिट्स इन नेवल बेसिस अलॉन्ग द एंटायर श्रीलंकन कोस्ट, जिसमें गले साउथ में, आरगम्बे, बट्टिकालोआ, त्रिनकोमली में हम ऑयल टैंक फार्म भी बना रहे हैं, कल्वा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड मुलिकुलम एंड पॉइंट पेड्रो इन द नॉर्थ। तो ये कुछ लोकेशंस है अलॉन्ग द श्रीलंकन कोस्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए। हम्बनटोटा पोर्ट में हम यहाँ पर मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर बनाएंगे। तो अंडर द टर्म्स ऑफ द MRCC एग्रीमेंट अ मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर विल कम अप एट द हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट वो है जो कि इन्होंने चाइना को लीज पर दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं। अभी जो फर्स्ट न्यूज़ है, हाउ दिल्ली कार्व्ड आउट इट्स डिप्लोमेटिक स्पेस ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने अपनी कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन की है, और ना ही हम यहाँ पर रशिया की तरफ टिल्ट हुए हैं और ना ही यहाँ पर हम वेस्ट की तरफ टिल्ट हुए हैं। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिप्लोमेटिक स्पेस में। तो अलॉन्ग विद द एब्सटेंटेशंस, तो यहाँ पर अगर US स्पॉन्सर्ड कोई प्रपोजल है हमने उसमें भी एब्सटेन किया, या तो रशिया ने किसी प्रपोजल को यहाँ पर स्पॉन्सर किया हमने उसको भी एब्सटेन किया है। तो अलॉन्ग विद द एब्सटेंटेशंस द इंडियन साइड हैज़ मेड स्टेटमेंट्स अंडरलाइनिंग द 3 कोर प्रिंसिपल्स UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ एंड इन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हमने एब्सटेन किया तो हमारा रीज़न ये है
हमने ये रीज़न नहीं दिया कि नेटो की वजह से यहाँ पर रशिया को इनसिक्योरिटी हो रही। तो दिस हैज़ रीअश्योर्ड द यूएस लेड वेस्ट दैट दिल्ली इज़ नॉट एक्विंग द रशियन लाइन दैट मॉस्को फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम नेटो। तो हमने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नेटो की वजह से यहाँ पर रशिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। हमने बस ये बोला कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए हम यहाँ पर abstain कर रहे हैं। इंडिया ऑन रशिया इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, सेड अ यूएस डिप्लोमेट। तो यहाँ पर जो यूएस है वो समझता है कि हमारी जो 60 to 70% डिफेंस सप्लाईज आती हैं वो यहाँ पर हमारे पास रशिया से आती हैं, तो हम रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो न्यू दिल्ली हैज़ रीइंफोर्स दिस बाय एक्सप्लेनिंग टू यूएस इंटरलोक्यूटर्स हाउ इंडियाज डिफेंस सप्लाईज आर क्लोजली टाइड टू अ थ्रेट फ्रॉम चाइना। और चाइना दोनों का ही कॉमन चैलेंज है, यूएस का भी है और इंडिया का भी है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग, अब यूएस को ये बात भी समझ आ रही है कि इंडिया एक यहाँ पर मीडिएटर बन सकता है, क्योंकि इंडिया के टाइज रशिया से भी ठीक ठाक है और यहाँ पर यूएस से भी ठीक ठाक है। तो इंडिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव एंड पावरफुल इंटरमीडियरी इफ द सिचुएशन डिमांड्स। इट होप्स इट कैन एंड द वॉर। अब यहाँ पर जो रशिया है, इंडिया ऐसा समझ रहा था कि जो रशिया है वो डोनेट्स्क रीजन लेने के बाद यहाँ पर वॉर को ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रशिया जो है वो डोनेट्स्क रीजन लेने के बाद यहाँ पर वॉर को ख़त्म कर देगा। रशिया इसके अलावा कीव में भी अपनी इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। तो इट होप्स इट कैन एंड द वॉर बाई ग्रैबिंग डोनेट्स्क एज पार्ट ऑफ इट्स territory and its influence in Kyiv, whosoever is there in power. India is a friend and it understands threat from foreign powers in its backyard. तो ये रशियन डिप्लोमेट का कहना है कि जो इंडिया है वो समझता है कि बैकयार्ड में हमारे साथ थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जिसके कारण इंडिया हमारा सपोर्ट करे। तो ये रशियन डिप्लोमेट का कहना है, ये हमारा स्टैंड नहीं है। द इनिशियल एक्सरसाइज ऑफ पाइलिंग प्रेशर ऑन दिल्ली टू कंडेम रशियन एक्शंस हैज प्रूव टू बी फ्यूटाइल। तो यहाँ पर वेस्ट ने पहले हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि हम रशिया को कंडेम करें, लेकिन अल्टीमेटली हमने यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं किया है। सेंसिंग अ गैप बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, अब यहाँ पर चाइना को लगा ये हमारा मौका है, अब इंडिया से हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट चाहता है इंडिया वैसा नहीं कर रहा है। इंडिया यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को इंडिया भेज दिया। तो विच हैज़ बीन बैकिंग पुतिन मेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटरीच बाई सेंडिंग फॉरेन मिनिस्टर वांग टू दिल्ली डिस्पाइट शार्पली वर्डेड क्रिटिकल। इससे पहले OIC में जो वांग यी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ कश्मीर के बारे में सोचते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ने भी बोल दिया था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलते हैं, तो आपका भी कोई हक नहीं है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोलो। जयशंकर मेड इट quite plain that there is distinction between India's and China's position on the Russian war in Ukraine। लेकिन चाइना क्यों abstain कर रहा है रशिया की प्रपोजल को लेकर? वो चाइना का स्टैंड, और चाइना के रीजंस बिल्कुल अलग है और इंडिया के रीजंस बिल्कुल अलग है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आपको वाइड आइडिया होना चाहिए कि हमारी कैसे फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उसके लिए हमने ये न्यूज़ डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हमने कल न्यूज़ डिस्कस कर ली थी कि जो स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर है कि वो मिनॉरिटी स्टेटस दे सकती है ना पर्टिकुलर स्टेट, अगर कोई कम्युनिटी यहाँ पर मिनॉरिटी में है। इसको हम एक्सप्लेन पेज में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी आया आज। आगे चलते हैं। Twitter not bothered about insensitivities of people in other regions, about sensitivities of people in other regions। अभी पहले हम इशू देखेंगे, फिर हम वेब 1.0, 2.0 और 3.0 देखेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे क्रिटिसाइज ट्विटर फॉर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ टू ब्लॉक द अकाउंट ऑफ एन एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यहाँ पर हिंदू डेटी के अगेंस्ट कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट यहाँ पर पोस्ट कर दिया होगा। अब दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि अगर किसी और रिलीजन या कम्युनिटी के अगेंस्ट ये पोस्ट होता तो आप इसको तुरंत हटा देते, लेकिन आपने यहाँ पर हिंदू रिलीजन की कम्युनिटी की सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इस पोस्ट को ब्लॉक नहीं किया। अब यहाँ पर दो वाइड क्वेश्चंस आते हैं कि इज़ देयर एनी ऑब्लिगेशन ऑन इट्स पार्ट टू कीप अ वॉच ऑन इट्स यूजर्स एंड फाइंड आउट इफ दे आर पोस्टिंग समथिंग ऑफेंसिव, या दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कंटेंट ऐसा किसी अकाउंट से आता है तो वो सिर्फ कंटेंट हटा रहा है ट्विटर, या तो फिर पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर देता है। अब ये इशू क्या है, ऐसे में वहाँ पर जो ट्विटर में बैठे हैं उनके विम्स एंड फैंसीज पे काम होता है। अगर उनको मन करेगा कि हाँ ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है तो वो हटाएंगे, अगर उनको नहीं लगेगा वो तो नहीं हटाएंगे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं एक इंसान के विम्स एंड फैंसीज पे काम हो रहा है। तो उसके लिए वेब 3.0 बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वेब 3.0 में कोई यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी। सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेसिस पर डिसाइड होगा कि किस कंटेंट को हटाना है, किस कंटेंट को रखना है। तो बेसिकली एक तरीके का कोड होगा जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है। तो अब यहाँ पर हम नोट्स पढ़ लेते हैं इसके। Web 3.0 is a decentralized internet to be run on blockchain technology which would be different from the versions in use Web 1.0 and Web 2.0। Web 3 में यूज़र के पास ओनरशिप स्टेक्स होंगे प्लेटफॉर्म में। तो आपको पता होगा जब 1989 के दौरान Web 1.0 आया था, जिसमें इंटरनेट जो था वो इंटरेक्टिव नहीं हुआ करता था, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था, आप कुछ उसमें कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब Web 2.0 आया जिसमें जो यूज़र है वो यहाँ पर कंटेंट दे भी सकता था। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इंटरेक्शन शुरू हुए,
लेकिन वेब 2.0 की वजह से क्या हुआ, कुछ सोशल मीडिया कंपनीज थी जिनके पास यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी आ गई और वो यहाँ पर पूरा इंटरनेट कंट्रोल करने लग गई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेब 3.0 का यहाँ पर आइडिया रखा गया है। तो वेब 3.0 क्या है, इज अ डिसेंट्रलाइज इंटरनेट टू बी रन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वर्जन्स इन यूज वेब 1.0 एंड वेब 2.0। अब वेब 1.0 जो कि 1989 में इन्वेंट हुआ था, फिर 1993 में पॉपुलर हुआ, 1999 तक चला। इंटरनेट इन द वेब 1.0 डेज वॉज मोस्टली स्टैटिक वेब पेजेस जिसमें यूज़र जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, वन वे टाइप का इंटरनेट था। फिर वेब 2.0 आया जो कि 1990s के बाद शुरू हुआ और 2004 में पूरी तरीके से पॉपुलर हो गया। वेन मोस्ट ऑफ इट्स फीचर वर फुली अवेलेबल, इट इज़ स्टिल द एज ऑफ वेब 2.0 नाउ। तो अभी भी हम वेब 2.0 की एज में ही हैं। द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 कंपेयर टू वेब 1.0 इज दैट यूजर्स कैन क्रिएट कॉन्टेंट। अब आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आप यूज़र भी यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर सकता है। नीड ऑफ वेब 3.0, अब वेब 3.0 की क्यों ज़रूरत हो, तो मोस्ट ऑफ द डेटा इन द इंटरनेट एंड द इंटरनेट ट्रैफिक आर ओन्ड और हैंडल्ड बाय अ वेरी फ्यू कंपनीज, जो कि जैसे कि गूगल, ट्विटर। दिस हैज़ क्रिएटेड इशूज़ रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड अब्यूज़ ऑफ सच डेटा। इसीलिए एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है कि इंटरनेट को जहाँ पर डिसेंट्रलाइज स्पेस बनाने की बात की गई थी, इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज स्पेस बनकर नहीं आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेब 3.0 का आइडिया यहाँ पर रखा गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है वेब 3.0 का, तो डिसेंट्रलाइज्ड और फेयर इंटरनेट होगा। वेब 3.0 विल डिलीवर अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड फेयर इंटरनेट जहाँ पर यूजर्स अपना डेटा खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडियरीज है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। तो विद ब्लॉकचेन द टाइम एंड प्लेस ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड परमानेंटली। Thus, Web3 enables peer-to-peer transaction by eliminating the role of the intermediary, decentralization, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो जो स्प्लिट है Web 3.0 की वो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन के रूल्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होंगे और कोई भी उन रूल्स को देख सकता है कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जा रहे हैं। और डीओ की वजह से किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होगी जो कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट या वैलिडेट करेगा किसी भी डेटा को। अब हम आगे चलते हैं। इंडेंजर्ड ऑलिव रिडलेस फाइंड अ न्यू होम फॉर नेस्टिंग। तो यहाँ पर हम ऑलिव रिडली के बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए IUCN में ऑलिव रिडली वल्नरेबल है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ये कार्निवोर्स होते हैं और इनका नेम ऑलिव रिडले इसलिए पड़ा क्योंकि इनका ऑलिव कलर का कैरा स्पेस होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस तो शेड्यूल 1 में आते हैं, WPA 1972 में, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। हैबिटाट कहाँ पर है, तो वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में ये मिलते हैं। ओडिशा की गहिरमाथा मराइन सेंचुरी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुकरी, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड जो है यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल का, वो ओडिशा का गहिरमाथा मराइन सेंचुरी है। अरीबाडा क्या बोलते हैं, अरीबाडा का मतलब होता है मास नेस्टिंग। तो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स जो यहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं उसके लिए टर्म है अरीबाडास। तो ये आपको पता होना चाहिए अरीबाडास क्या है। तो दे आर बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल अरीबाडास, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स एक साथ आते हैं और यहाँ पर एग को बेसिकली हैच करते हैं। They lay their eggs over a period of 5 to 7 days in conical nest about 1.5 feet deep, which they dig with their hind flippers. अब थ्रेट्स क्या है, तो मराइन पॉल्यूशन एंड वेस्ट थ्रेट है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए। ह्यूमन कंजम्पशन, तो बेसिकली मीट के लिए इनको पोच किया जाता है, शेल और लेदर के लिए इनको पोच किया जाता है, प्लास्टिक गार्बेज और फिशिंग ट्रॉलर्स, तो ये कुछ इनको थ्रेट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया, इंडेंजर्ड ऑलिव रिडलीज फाइंड अ न्यू होम फॉर नेस्टिंग। अब हम आगे चलते हैं। ये हम आर्टिकल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिसीज्ड कोलंबो, द अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका इन रामेश्वरम। अब क्या है, तमिलनाडु में श्रीलंका से रेफ्यूजीज आ रहे हैं और ये इकोनॉमिक क्राइसिस वाले रेफ्यूजीज हैं क्योंकि वहाँ पर फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनका श्रीलंका में सस्टेन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए वो यहाँ पर इंडिया में रेफ्यूजी की तरह आ रहे हैं। अब श्रीलंका में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। न्यूज़पेपर्स ने अपनी पब्लिकेशन सस्पेंड कर दी है क्योंकि यहाँ पर उनके पास शॉर्टेज ऑफ पेपर है, न्यूज़ प्रिंट है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रूप्स को यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई फ्यूल स्टेशन में लगाने के लिए। इसके अलावा राशन शॉप्स में ट्रूप्स को लगाना पड़ रहा है, ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। इंडिया ने ऐसे में श्रीलंका की हेल्प की। अब तक लगभग $2.4 बिलियन की हम फाइनेंशियल हेल्प कर चुके हैं। श्रीलंका के पास बहुत ज़्यादा डेट श्रीलंका का बढ़ता गया। इसके अलावा चाइना से उन्होंने ऐसा डेट ले लिया, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स चाइना से बनवा लिए जिसका कोई रिटर्न नहीं आ पाया तो ऐसे में उनको हम्बन टोटा पोर्ट लीज पर देना पड़ गया टू चाइना। इसके अलावा
जो श्रीलंका की इकॉनमी वो मेनली टूरिज्म डिपेंडेंट है। तो ईस्टर अटैक्स 2019 में अटैक हुए थे, ईस्टर अटैक्स, उसके बाद कोविड पैंडेमिक, जिसकी वजह से इनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और टूरिज्म सेक्टर की वजह से जो भी फॉरेक्स आता था वो आना बंद हो गया। और जो श्रीलंका है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट असेंशियल आइटम्स भी इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करने के लिए इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स बचे नहीं। इसकी वजह से श्रीलंका जो है वो यहाँ पर डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका है। तो ऐसे में इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका को, अभी तक $2.5 बिलियन दे चुका है, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए हम श्रीलंका को दे चुके हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया है। ओपन एंड डीड, पहले हम यहाँ पर एक केस डिस्कस करेंगे, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, जिसने ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया था। तो फॉलोइंग द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2014 विच रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पीपल एज द थर्ड जेंडर। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2015 में एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें वाइस चांसलर सारी यूनिवर्सिटीज़ को उनको ये बात बोली गई थी कि आपको यहाँ पर ट्रांसजेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो केस बताया गया वो बताया गया नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन हैदराबाद का, जिसने बेसिकली हॉस्टल का एक फ्लोर जो है वो जेंडर न्यूट्रल स्पेस रखा गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि खुद को आइडेंटिफाई करते हैं एज LGBTQIA। तो बस ये न्यूज़ थी, हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे चलते हैं, एट द सेंटर पोलैंड। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली ये बताया कि पोलैंड, ये रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस में पोलैंड कैसे एक राइज हो रहा है इस ओकेजन में। अब पोलैंड कैसे राइज हो रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने पोलैंड में जाकर एक स्पीच दी। तो इस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, invasion of Ukraine turns into a total war between the Russia and the West. Poland has emerged as the new geopolitical node of Europe. अब यहाँ पर बेसिकली बाइडन का ये कहना है कि रशिया में रिजीम चेंज करने की ज़रूरत है और ये मैन रूल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो व्हाइट हाउस ऑफिशियल सॉट टू वॉक बैक बाइडन रिमार्क्स बाय क्लैरिफाइंग कि यहाँ पर USA कोई भी रिजीम चेंज नहीं करना चाहता है रशिया में। तो देयर इज़ नो डाउट नाउ दैट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एनी नियर टर्म पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन, अब यहाँ पर बाइडन के ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद कोई भी रिकन्सिलेशन नहीं हो सकती बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। द क्रेमलिन वॉज क्विक टू रिमाइंड दैट द US प्रेसिडेंट, और इसके बाद यहाँ पर रशिया का यही कहना था कि US नहीं बताएगा कि रशिया को कौन रूल करेगा, और ये जो USA रिजीम चेंज करता रहा है और ये US का तो एकदम पास टाइम रहा है कि वो रिजीम चेंज करते, तो ये सारी कुछ यहाँ पर बातचीत हुई। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेंट्रल यूरोपियन नेशंस जो है वो हमेशा की तरह बफर की तरह काम करते रहे बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप एंड द रशिया। तो सेंट्रल यूरोपियन नेशंस हैव लॉन्ग बीन व्यूड एज पेरिफेरल टू यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स। दे वर ट्रीटेड एज पैसिव बफर्स बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। लेकिन अब सेंट्रल यूरोप अपनी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पर बफर के लिए नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूरोप ने पहले ही US को बोला था कि रशिया अटैक कर सकता है, लेकिन US को ये लग रहा था कि रशिया अटैक नहीं करेगा। तो नॉट एनी मोर, द सेंट्रल यूरोपियंस आर नाउ फाइंडिंग देयर वॉइस। द रशियन वॉर ऑन यूक्रेन हैज नाउ गिवन द सेंट्रल यूरोप स्टेट्स एन अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल रोल इन शेपिंग अ रीजन्स फ्यूचर। फॉर द सेंट्रल यूरोपियंस द रशियन इन्वेजन इज अ वी टोल्ड यू सो मूवमेंट। तो यहाँ पर बताया था सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ने USA को कि यहाँ पर रशिया अटैक कर सकता है। तो अनलाइक द एस्टैब्लिशमेंट्स इन वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उनको ये लगा कि पुतिन जो है वो रैशनल एक्टर है, वो यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। वो सिर्फ कह रहे हैं कि अटैक कर सकते हैं लेकिन अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल यूरोपियंस ने बोला था कि रशिया अटैक कर सकता है। लास्ट जून यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी, जब बाइडन पुतिन से मिले थे जेनेवा में, और वो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सके, तब भी यहाँ पर सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने वार्न किया था। तो दे हैव लॉन्ग ऑब्जेक्टेड। इसके अलावा सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस बारे में भी ऑब्जेक्ट किया, जो जर्मनी यहाँ पर डीप एनर्जी टाइज जो जर्मनी के रशिया से हो रखे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन आ रही है जर्मनी तक, इसको रशिया जो है वो पॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज़ कर सकता है, जियो पॉलिटिकल लेवरेज टूल की तरह यूज़ कर सकता है। इसके लिए पहले ही यहाँ पर पोलैंड और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ने वार्न किया था। तो जर्मनी वॉज द एपिसेंटर ऑफ द कोल्ड वॉर डिवाइड इन यूरोप, इट इज़ पोलैंड दैट ऑक्यूपाइज द हॉट सीट टुडे। इसके अलावा जब वॉर हुई तो यूक्रेन से जो भी वॉर रेफ्यूजीज आ रहे हैं, पोलैंड उन सबको ही शरण दे रहा है। With a long and shared history with the people of Ukraine, Poles have opened their homes and hearts to Ukrainians. इसके अलावा जो भी सप्लाई यूक्रेन को जा रही है वो यहाँ पर पोलैंड के थ्रू ही जा रही है। तो इसकी वजह से जो पोलैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के समय में। तो बेसिकली ऑथर ने यही बताया है कि पोलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी तक हमने वेस्टर्न यूरोप पे ध्यान दिया, लेकिन अब हमें मिडिल यूरोप के साथ भी अपने टाइज अच्छे करने की ज़रूरत है। फॉर फार टू लॉन्ग सेंट्रल यूरोप हैज़ बीन अ ब्लाइंड स्पॉट इन इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू। और यहाँ पर हम मिडिल यूरोप को हम ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो द ईस्ट वेस्ट फ्रेमवर्क दैट डिफाइंड इंडियाज़ यूरोपियन पॉलिसीज हैड लिटिल रूम फॉर द मिडिल यूरोपा, जिसको मिडिल यूरोपा कहते हैं, दैट स्ट्रैडल्ड डिवाइड एंड डिफाइड द कोल्ड वॉर एटीट्यूड्स। तो बेसिकली हमें अपने रिलेशंस मिडिल यूरोप कंट्री से भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यही इस आर्टिकल की समरी है जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑस्कर किसको क्या क्या मिला। यहाँ पर कुछ मेंशन है। बेस्ट पिक्चर कोडा, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन
फॉर द आइज ऑफ द टेमी फे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरियाना डिबोस। अब यहाँ पर एक बीमारी का नाम बताया गया है जिसका कि नाम है एलोपेशिया, एलोपेशिया अरियाटा। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हेयर लॉस हो जाता है और हेयर लॉस पैचेस में हो जाता है। बेसिकली बहुत सारे हेड में पैचेस हो जाते हैं जहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है। ये कंडीशन इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो अपने ही हेयर फॉलिकल्स को यहाँ पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है और जो आसानी से पहले ऑब्जर्वेबल नहीं होता लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पर हेयर लॉस हो गया है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए एलोपेशिया अरियाटा। आगे हम चलते हैं। बायो सैंपल्स फॉर क्राइम फाइल्स। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, जिसके अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो यहाँ पर मेजरमेंट्स कलेक्ट कर सकती है और स्टोर भी कर सकती है फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन्स। दिस इज रेस्ड कंसर्न्स। अब इसके कंसर्न यही है कि ये स्टेट सर्विलांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी है। जो सेक्शन 2(1) बिल का डिफाइन करता है कि कौन कौन से मेजरमेंट्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ये हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर लिया। कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट इंप्रेशंस, फुटप्रिंट इंप्रेशंस, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन्स, इसके अलावा सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, कुछ भी लिया जा सकता है। 1920 में सिर्फ फिंगर इंप्रेशंस और फुटप्रिंट इंप्रेशंस ही लिए जा सकते थे। अब ये लॉ किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज हैं। पहला, दोज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो जो यहाँ पर कन्विक्टेड हो चुके हैं। दूसरे, जो अभी अरेस्टेड हैं, या तो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं या तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो दीज आर प्रोविजंस इन्वॉल्विंग सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स। और तीसरे, जो कि यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो दोज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स और डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसके अलावा बिल एग्जाम्प्ट करता है कि वैसे तो आपको मैंडेटरी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले, लेकिन यहाँ पर 2 केसेस में नहीं लेना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर लिया। हाउ विल दिस डेटा बी स्टोर्ड, तो डेटा कौन स्टोर करेगा, तो डेटा को स्टोर करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी एनसीआरबी को। तो द बिल स्टेट्स दैट एनसीआरबी शैल बी इंटरेस्टेड विद द बायोलॉजिकल डेटा कलेक्टेड, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एनसीआरबी को दी जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन इफ एनी स्टेट्स रिफ्यूज टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा। अब व्हाट आर द इश्यूज बीइंग रेज्ड अबाउट द बिल, तो मैंने आपको बता दिया ये प्राइवेसी को वॉयलेट करेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू यही है कि प्राइवेसी को वॉयलेट करेगा, जहाँ पर पुट्टास्वामी जजमेंट में बात की गई है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क रूलिंग इन पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो इट ऑल्सो लेट डाउन अ 3-fold टेस्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था कि अगर आप कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो बेसिकली वो 3 टेस्ट को पास किया होना चाहिए। अब जो 3 टेस्ट है, पहला ये कि अगर आप कोई भी डेटा कलेक्ट करो तो बैक्ड बाय अ लॉ होना चाहिए, तो बेसिकली एक्ट बन जाएगा, तो लॉ तो बन ही जाएगा। दूसरी बात, द स्टेट मस्ट हैव अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टू ब्रिंग सच अ लॉ दैट कोलाइड्स विद द फंडामेंटल राइट्स। और तीसरी बात, आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि उसका एम क्या है। तो थर्ड, द स्टेट्स इन्फ्रिंजमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एम। और क्या कंसर्न है, दूसरा कंसर्न ये है कि 75 साल तक डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। अब 75 साल तक स्टोर किया जाएगा, तो जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी में राइट टू बी फॉरगॉटन की भी बात की जाती है। राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब जब मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा हर जगह से खत्म कर दिया जाए, तब वो खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो बिल ऑल्सो ब्रिंग्स द फोकस राइट ऑफ प्रिजनर्स एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन सिंस बायोमेट्रिक डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर 75 ईयर्स। तो एक ये इशू है। अब ये तो हमने नेगेटिव कंसर्न्स पढ़ लिए कि यहाँ पर प्राइवेसी का कंसर्न है, स्टेट सर्विलांस बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर एक केस बताया गया है 2009 में, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो कि यहाँ पर ऑपरेशन चीफ था इंडियन मुजाहिदीन का। तो वो उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसने अपना फेक नाम बताया और फेक आईडी की वजह से उसे छोड़ दिया गया। फिर बाद में उसने 1-2 और अटैक्स किए। बाद में जब उसका डेटा कलेक्ट किया गया तब पता चला ये वही इंसान था। तो ऐसे में डेटा को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नोटेबली इन 2009 इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इन द ऑपरेशन चीफ ऑफ द इंडियन मुजाहिदीन अहमद जरार, जिसका नाम यासीन भटकाल भी था, वॉज अरेस्टेड बाय द कोलकाता पुलिस इन केस ऑफ थेफ्ट। लेकिन उसको आइडेंटिफाई किया गया फेक आइडेंटिटी की बेसिस पे कि इसका नाम कुछ बुल्ला मलिक है। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। तो ही वेंट ऑन टू इंजीनियर अ सीरीज ऑफ ब्लास्ट इन पुणे एंड मुंबई आफ्टर दिस। तो उसके बाद उसने बहुत सारे ब्लास्ट किए पुणे में, सीरीज ऑफ ब्लास्ट किया पुणे में, और 2013 में उसको अप्रहेंड किया गया। फिर हमें पता चला कि इस इंसान को तो हमने पहले ही अरेस्ट कर रखा था। तब सीसीटीएनएस, इसीलिए ज़रूरी कि सीसीटीएनएस में सारे डेटा को इंटीग्रेट किया जाए। 2013 में बोधगया ब्लास्ट में एनआईए को एक बुद्धिस्ट रोब मिला था और डीएनए सैंपल्स मिले थे। जब यहाँ पर पुलिस ने वो सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, तब पुलिस को पता चला कि जो हैदर अली है वही बेसिकली ये इंसान था। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चल रहा है इन केसेस से कि सीसीटीएनएस बहुत ज़रूरी है, डेटा को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन डिजिटाइजिंग फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स को तो बहुत पहले से डिजिटाइज किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से डिजिटाइज किया जा रहा है विद द सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो ये आइरिस स्कैन्स और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करने लग गई। अब यहाँ पर
पुलिस का एक ये भी प्रपोजल है कि जो फिंगरप्रिंट डेटा है आधार का वो यहाँ पर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेस करने को दे दिया जाए, लेकिन आधार अथॉरिटी ने ये देने से मना कर दिया। हाउएवर द आधार अथॉरिटी इन रिस्पॉन्स इश्यूड अ स्टेटमेंट दैट अंडर द आधार लॉ इट्स डेटा कुड नॉट बी गिवन टू एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पर जो भी फिंगरप्रिंट्स है लोगों के आधार अथॉरिटी के पास वो ये शेयर नहीं कर सकती है। जो CCTNS की नोडल एजेंसी वो है NCRB। डिफाइनिंग मिनॉरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनॉरिटी कहीं भी डिफाइन नहीं है। इसके अलावा नेशनल मिनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992 में भी मिनॉरिटीज़ कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो मिनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो तरीके के मिनॉरिटीज़ होते हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। तो ऑन मंडे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंटर को बोला कि आप स्टैंड लो कि जो स्टेट्स में मिनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर सेंटर ने एफिडेविट फाइल किया कि जो स्टेट्स हैं वो अपने पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी कम्युनिटी को मिनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं अगर उनकी पॉपुलेशन कम है। तो पिटीशन यहाँ पर फाइल की गई थी बाय एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जिनके अकॉर्डिंग 2011 जिन्होंने बताया कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिंदूज है वो मिनॉरिटी हैं लक्षद्वीप में, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2.5% है, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में, ये सब यहाँ पर मेंशन है, ये सब आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में मिनॉरिटीज़ रेफर तो किया गया है, लेकिन इस टर्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट में भी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। 1993 में यहाँ पर सेंटर ने कुछ कम्युनिटीज़ को मिनॉरिटी का दर्जा दिया था, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एज मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। जैन को इसमें ऐड कर दिया गया था 2014 में, लेकिन हिंदूज़ को ऐड नहीं किया गया। अब मिनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो आर्टिकल 29 जो कि बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, सेज दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, तो यहाँ पर जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके पास यहाँ पर राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, तो दे शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 30 जिसमें यहाँ पर मिनॉरिटीज़ के पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन। आर्टिकल 350 में बात की गई है कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटीज़। अब TMA पाई फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स एंड बाल पाटिल एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो TMA पाई केस में बेसिकली यहाँ पर 11 जज बेंच थी, जिसने ये बताया कि राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ जो है यहाँ पर कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वो कौन सी मिनॉरिटीज़ को एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर हिंदूज़ मिनॉरिटी में है तो क्या उनको ये राइट एप्लीकेबल है। तो इट्स सेट इन DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पर कोर्ट का ये मानना था कि जो आर्य समाजीज हैं, हिंदूज़ हैं वो, लेकिन पंजाब में तो वो मिनॉरिटी में वर अ रिलीजियस मिनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इसीलिए उनको यहाँ पर आर्टिकल 30 में वो भी अपने एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इट एडेड इन अनदर केस डेफ कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन दैट सिंस हिंदूज वर मेजॉरिटी इन इंडिया दे कुड नॉट बी अ रिलीजियस मिनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो भले ही हिंदूज एंटायर कंट्री में तो मेजॉरिटी में, लेकिन पंजाब में अगर वो मिनॉरिटी में हैं तो वो अपने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। There can therefore be little doubt that this court has consistently held that unit to determine, तो religious और linguistic minority को determine करने की unit पूरी country नहीं होनी चाहिए बल्कि एक particular state होना चाहिए। तो there can therefore be little doubt that this court has consistently held that the unit to determine a religious or linguistic minority can only be the state। तो बेसिकली अब सेंटर ने इसी स्टैंड को क्लियर कर दिया कि स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर मिनॉरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में। अब हम आगे चलते हैं। अब MDR आपको पता होना चाहिए, MDR क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। जो गवर्नमेंट है उसने मर्चेंट डिस्काउंट रेट से ख़त्म कर दिया था 2020 से UPI और रुपए ट्रांजैक्शन में, ताकि डिजिटल पेमेंट्स जो है प्रमोट हो। अब MDR क्या होता है, सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में लिया जाता है और वो यहाँ पर शेयर किया जाता है बिटवीन द बैंक, कार्ड नेटवर्क और द पेमेंट गेटवे। तो बेसिकली इन तीनों के बीच में ये जो परसेंटेज है वो शेयर किया जाता है। लेकिन जो मर्चेंट्स है वो क्या करते हैं, जो MDR का जो प्राइस होता है वो यहाँ पर कंज्यूमर्स में डाल देते हैं कि कंज्यूमर से यहाँ पर वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो मर्चेंट्स ऑफन पास ऑन द MDR टू द एंड कंज्यूमर्स पेइंग द पेमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2020 से MDR को ख़त्म कर दिया था UPI में और इसके अलावा रुपए ट्रांजैक्शंस में, जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को पुश नहीं दे रहे हैं। तो देयर इज एन इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल इन UPI, बट एट द वॉल्यूम्स दैट आर बीइंग फोरकास्ट फॉर द नियर फ्यूचर इट विल इंक्रीजिंगली बिकम अनसस्टेनेबल फॉर द बैंक्स एंड फिनटेक्स टू ऑपरेट एट जीरो MDR। तो जो प्रॉब्लम है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट की है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पुश करे कि जीरो MDR हो, लेकिन जीरो MDR की वजह से बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। तो इनको ये पता है कि गवर्नमेंट MDR को जीरो करने की पुश करी, जिसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप ही नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।